हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई हो कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा पहला पेपर है वो है शैक्षिक मूल्यांकन का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था वो 5वां चैप्टर चल रहा था। कल से मैंने आपको 5वां चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। जो चैप्टर का नाम था वो था मूल्यांकन के प्रकार। तो चलिए अब हम लोग जहाँ तक कल टॉपिक डिस्कशन कर चुके थे उसके अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग क्या करिए, क्लास बिल्कुल क्रम से लीजिए और क्या करिए, साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिए। इसके साथ ही मैंने आपको जिसका सेकंड पेपर है वो है समावेशी शिक्षा का, तो उसके सिलेबस को बिल्कुल कंप्लीट करा दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उस सिलेबस को न कंप्लीट किया हो तो उसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से जाके आप लोग क्या करिए, क्लास को अटेम्प्ट करिए और नोट्स भी बनाइए ताकि आप लोग रिवीजन कर सको। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग नोट्स बनाते चलिए और चीज़ों को समझते चलिए। सामाजिक कौशल के बारे में हम लोग समझते हैं कि जो सामाजिक कौशल होता है ये क्या होता है। इसको बोलते हैं सोशल स्किल। चलिए जानते हैं कि जो सामाजिक कौशल है ये क्या होता है। कहा जा रहा है कि सामाजिक कौशल के अंतर्गत बच्चे का समाज के प्रति क्या सोचता है तथा समाज के प्रति कैसा व्यवहार करता है। यह करेगा क्योंकि कभी कभी किसी डर दबाव या किसी सामाजिक कारण से बच्चे समाज में वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा उसे करना चाहिए। सामाजिक कौशल का मतलब यही है कि बच्चा समाज में किस तरीके से बात कर रहा है, ठीक, मतलब कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है और उसे किस तरीके से करना चाहिए। कभी कभी होता है डर होता है, दबाव होता है, प्रेशर रहता है उसके ऊपर, तो क्या करता है उस हिसाब का साथ व्यवहार ना कर पाए, हिचकिचाए बोलने में। जिस तरीके से क्या करना चाहिए तो वही कहा गया है कि सामाजिक कौशल के अंतर्गत बच्चे का समाज के प्रति बच्चा क्या सोचता है तथा समाज के प्रति कैसा व्यवहार करता है यह करेगा क्योंकि कभी कभी किसी डर दबाव या किसी सामाजिक कारण से बच्चे समाज में वैसा व्यवहार नहीं करता है जैसे उसे क्या करना चाहिए, ठीक। अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं। सामाजिक कौशल दो प्रकार का होता है। क्या कहा गया है कि जो सामाजिक कौशल होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। तो चलिए जानते हैं कि ये 2 प्रकार कौन होते हैं। तो समाज में अपने आप को समावेश करके परंपरागत सामाजिक अवधारणा को पूर्णतया स्वीकार कर लेना। क्या कहा जा रहा है कि समाज में अपने आप को समावेश करके परंपरागत सामाजिक अवधारणा को पूर्णतया स्वीकार लेना। समाज के प्रचलित रीति रिवाज, परंपरा, व्यवसाय, धर्म को स्वीकार कर लेना। क्या कहा जा रहा है कि मतलब जो समाज है तो आप लोगों को क्या करना है, उस हिसाब से कार्य करना है कि मतलब जैसा समाज है, ठीक, वहाँ के जैसे रीति रिवाजें, परंपराएं, तो आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जो वहाँ के मतलब हर समाज के कुछ नियम होते कि नहीं होते, सबके सेम तो नियम होते नहीं है। तो वही कहा गया है कि मतलब जिस तरीके से भी जिस समाज के नियम हो तो आप लोगों को क्या करना है, उस समाज को मतलब ध्यान रखना है कि इस समाज में किस तरीके के नियम है, यहाँ के रीति रिवाज क्या है और यहाँ की परंपराएं क्या है। उसी हिसाब से क्या करना है, आपको भी चलना पड़ेगा। जिस समाज का क्या होगा, जैसा नियम होगा, ठीक। हर समाज का एक जैसा तो होता नहीं, आप लोगों ने खुद देखा होगा। हर एक जगह की मतलब बोलचाल की भाषा होती है वो भी अलग होती है। ड्रेसिंग सेंस से मतलब ले लीजिए, आप लोगों ने खुद देखा होगा ना कि कहीं पे कुछ पहनना मतलब कहीं पे कुछ लोग ज़्यादा पहनते हैं, कहीं पर है तो कुछ लोग मतलब ज़्यादा पहनते हैं। हर एक जगह का अपना अपना वो होता है। कहीं पर है तो मतलब घूमना फिरना ज़्यादा पसंद रहता है, तो कहीं के लोग हैं तो कम घूमते फिरते हैं। देखा होगा ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वही कहा गया है कि समाज में अपने आप को समावेश करके परंपरागत सामाजिक अवधारणा को पूर्णतया स्वीकार कर लेना। समाज के प्रचलित रीति रिवाज, परंपरा, व्यवसाय, धर्म को स्वीकार कर लेना। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस समाज में आप रहते हो उसी हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको उसकी जो रीति रिवाजें हैं और जो जिस धर्म के हो आप उसी हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, उसका पालन करना पड़ेगा। तभी आप लोग क्या कहलाओगे, अच्छे कहलाओगे, ठीक। अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं। अब जो हम लोग का अगला पॉइंट है दूसरा, वो क्या कह रहा है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि बच्चा समाज को अपने अनुरूप बनाने का प्रयास करता है, ठीक। अपनी सोच मान्यता को समाज में प्रसारित करता है, समाज में नेतृत्व प्रदान करता तथा नई दिशा दिखाता है। क्या कहा जा रहा है कि जो बच्चा होता है जो मतलब जो बच्चे होते हैं ये तो भविष्य का निर्माण करते हैं कि नहीं करते हैं। आप लोगों ने खुद देखा होगा, ये छोटे बच्चे पढ़ लिख के फिर क्या करते हैं, मतलब जब पढ़ लिख लेते हैं तो कोई किसी चीज़ में आता है तो कोई किसी चीज़ में आता है। तो इससे क्या होता है, इससे समाज का निर्माण ही तो होता है। तो वही कहा गया है कि बच्चा समाज को अपने अनुरूप बनाने का क्या करता है, प्रयास करता है। अपनी सोच मान्यता को समाज में प्रसारित करता है, समाज को नेतृत्व
प्रदान करता है तथा क्या करता है, नई दिशा दिखाता है। अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं। अब कहा जा रहा है कि सामाजिक कौशल मूल्यांकन के मापन एवं मूल्यांकन के लिए 3 प्रकार के उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। अब ये कौन कौन से उपकरण, इनके बारे में समझते हैं। पहला आ रहा है समाजाति मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरा आ रहा है सोशियोग्राफ और तीसरा आ रहा है समाज मिति गुणांक। अब ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग डीप में पढ़ेंगे। अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं। अब क्या आ रहा है, कहा जा रहा है कि इन उपकरणों से बच्चे के सामाजिक कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। इनके माध्यम से क्या होता है, इनके माध्यम से बच्चे के जो सामाजिक कौशल है उसका क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन का मतलब यही होगा कि बच्चा समाज में किस तरीके से बातचीत कर रहा है, जिस हिसाब से उसे करना चाहिए, मतलब उस हिसाब से वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक। ये क्या होता है, ये मूल्यांकन होता है। अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं। अब जो हम लोग का अगला कौशल आ रहा है वो आ रहा है लिखित कौशल। तो चलिए जानते हैं जो लिखित कौशल होता है ये क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। गद्य या पद्य में लिखने के कौशल की आवश्यकता होती है, होता है कि नहीं होता है। गद्य या पद्य में लिखने के कौशल की आवश्यकता होती है और लिखित बात अधिक स्थायी होती है। पत्र, निबंध, कहानी, संवाद, नाटक, उपन्यास, कविता आदि विधाओं में लिखने की कला ही पाठक को क्या करती है, आकर्षित करती है। क्या होता है, जब बुक मतलब कोई भी होगी अच्छी तरीके से लिखी होगी तो आप लोग क्या करोगे, उसको अच्छे से पढ़ोगे। लेकिन अगर उसके वर्ड अशुद्ध लिखे होंगे और भाषा सही से न लिखी होगी तो क्या आप लोग उसको पढ़ोगे, नहीं पढ़ पाओगे। तो वही कहा गया है कि जो मतलब लिखने की कला होती है क्या करती है, पाठक को आकर्षित करती है। जब कोई बुक साफ सुथरा होगी, अच्छी राइटिंग में लिखी होगी तो आप लोग क्या करोगे, उसको ज़्यादा पढ़ोगे। तो इसी वही कहने के इनके मतलब है, ठीक। अब चलिए आगे समझते हैं। कहा जा रहा है कि मनुष्य जब अपने मन के भावों और विचारों को लिख कर प्रकट करता है तो वह क्या कहलाता है, वह लिखित कहलाता है। तो मतलब क्या किया जाएगा, जब मनुष्य होता है, जब कोई चीज़ लिखता है तो लिखने में क्या होता है, उसके भाव भी होते हैं, विचार भी होते हैं, होते क्यों नहीं होते। तो वही कहा गया है कि जब मनुष्य अपने मन के भावों विचारों को लिख करके क्या करता है, प्रकट करता है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, लिखित कहलाता है, ठीक। अब चलिए आगे समझते हैं। लिखित अभिव्यक्ति के उद्देश्य क्या होते हैं, अब इनके बारे में समझते हैं। क्या रहा टॉपिक, लिखित अभिव्यक्ति के उद्देश्य के बारे में। इसमें जो पहला पॉइंट है वह कह रहा है बच्चों को वर्णों को लिखना सिखाना। जब बच्चा लिखेगा तो क्या करेगा, वो वर्णों को लिखेगा तो इससे उससे क्या होगा, वर्ण की भी नॉलेज होगी और बच्चा क्या करेगा, लिखना भी सीख जाएगा। दूसरा कह रहा है सुंदर व सुडौल लिखना, सीखना व अभ्यास करना या कराना। जब बच्चा क्या करेगा, जब लिखेगा, डेली डेली लिखेगा तो वो क्या करेगा, जो उसके शब्द हैं वो भी क्या होंगे, सुंदर बनने लगेंगे। और कैसे बनने लगेंगे, साफ सुथरा बनने लगेंगे, ठीक। तीसरा कह रहा है वाक्य रचना के नियमों को बताना। जब वाक्य की रचना की जाएगी तो आप लोग क्या करोगे, उसके नियम को भी बताओगे तो बच्चा क्या करेगा, समझेगा और चीज़ों को क्या करेगा, अच्छी तरीके से सीखेगा, ठीक। अब चलिए अगले चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो चौथा पॉइंट है वो क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट कह रहा है कि विषय के अनुकूल भाषा शैली का प्रयोग करना सिखाना, ठीक। यानी जैसा विषय उसी हिसाब से आपको क्या करना है, उसकी भाषा शैली भी इससे क्या होगा, बच्चा सीखेगा, ठीक। अगला पॉइंट कह रहा है साहित्य प्रति रुचि जागृत करना। जब बच्चा लिखेगा तो उसका क्या होगा, रुचि भी आएगी, इंटरेस्ट भी आएगा। तो वही कहा गया है, तो बच्चा क्या करेगा और भी नई चीज़ों को सीखने का प्रयास करेगा। तो वही कहा गया है कि साहित्य के प्रति रुचि का क्या होगा, जागृत करना। ये क्या थे, ये लिखित अभिव्यक्ति के उद्देश्य थे। अब चलिए महत्व के बारे में जानते हैं कि जो लिखित अभिव्यक्ति होती है इसका महत्व क्या होता है, इसके महत्व के बारे में समझते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है वो क्या कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है कि लिखित अभिव्यक्ति बच्चे के हाथ और मस्तिष्क में संतुलन बनाकर रखती है। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो लिखित अभिव्यक्ति होती है वो बच्चे के हाथ और मस्तिष्क में क्या करती है, संतुलन बनाकर रखती है। जब बच्चा माइंड में सोचेगा तभी तो वो हाथ से लिख पाएगा। अगर माइंड से मतलब सोच रहा है, सोच नहीं रहा है तो फिर लिख नहीं पाएगा। तो दोनों में क्या होता है, संतुलन रहता है, माइंड में भी और कहाँ पे, हाथ पर भी। तो वही कहा गया कि जो लिखित अभिव्यक्ति होती है ये बच्चे के हाथ और मस्तिष्क में क्या करती है, संतुलन बना के रखती है। अब चलिए हम लोग दूसरे पॉइंट को समझते हैं। अब हमारा दूसरा पॉइंट है वो क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि देश विदेश में हो रहे ज्ञान विज्ञान आदि से परिचित कराने का मुख्य साधन लिखित भाषा ही होती है, ठीक। देश विदेश में और ज्ञान विज्ञान में परिचित कराने का जो मुख्य साधन है वो क्या है, हमारी लिखित भाषा होती है। लिखित भाषा के माध्यम से हम लोग समझ जाते हैं कि किस देश की क्या भाषा है, ठीक। अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं। अब जो हम लोग का तीसरा पॉइंट आ रहा है वो क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि लेखन के द्वारा ही बच्चे की योग्यता का मूल्यांकन किया जा
सकता है। बच्चा कह तो रहा है कि हमें यार हम ये लिख लेते हैं, ये सब लिख लेते हैं, लेकिन बच्चा लिख पा रहा है शुद्ध कि नहीं, इसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, बच्चे से लिखवाना पड़ेगा, तभी आप क्या कर पाओगे, उसका मूल्यांकन कर पाओगे। तो आप लोगों ने छोटी क्लास में देखा होगा, टीचर होते हैं बच्चे को ब्लैक बोर्ड में बोलते हैं कि चलो ये शब्द लिखवा के, आप लोगों ने भी लिखा होगा, हम लोगों ने भी लिखा है, सबने लिखा है। तो इससे क्या होता है, इससे पता चलता है कि बच्चों को कितना आ गया और बच्चे कितने वर्ड हैं जो सही से क्या कर पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं। ठीक, अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि लिखित भाषा ही साहित्य भंडार में वृद्धि करती है। यदि लिपि ना होती, लेखन ना होता तो नई नई रचनाएं कहाँ से आती। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो लिखित भाषा होती है यही हमारी क्या करती है, साहित्य भंडार में क्या करती है, वृद्धि करती है। वृद्धि मतलब क्या होता है, वृद्धि मतलब होता है आगे बढ़ती है, या फिर मतलब कह दिया जाए कि ग्रोथ होती है। ठीक, तो एक आ गया है कि लिखित भाषा इस साहित्य भंडार में क्या करती है, वृद्धि करती है। यदि लिपि ना होती तो लेखन ना होता तो नई नई रचनाएं कहाँ से आती हैं। ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट कह रहा है 5वां, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रगति का आधार भी क्या है, लेखन अभिव्यक्ति होती है। ठीक, ये सब क्या है, ये सब इसके महत्व हैं। अब चलिए उपयोगिता के बारे में समझते हैं कि जो उपयोगिता होती है वो क्या होती है, किसकी, लिखित अभिव्यक्ति की। ठीक, समझते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है बच्चों में मौलिकता का विकास करना। ठीक, बच्चों में क्या होता है, मौलिकता का विकास होता है। दूसरा कह रहा है बच्चों में चिंतन शक्ति, ग्रहण शक्ति का विकास करना। ठीक, बच्चा मतलब चिंतन किस हिसाब से करता है, क्या चीज़ों को ग्रहण कर रहा है, इसका भी क्या होता है, विकास होता है। ठीक, अगला पॉइंट के मतलब जो अगला पॉइंट है वो कह रहा है इसमें बच्चों का ज्ञान दृढ़ एवं स्थायी होता है। ठीक, ये भी होता है। अब चलिए आगे समझते हैं। अब आ रहा है अच्छे लेखन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के कारण। ठीक, अब इसके बारे में समझते हैं कि जो अच्छा लेखन होता है इसके प्रति रुचि उत्पन्न करने के क्या उपाय हैं, उपायों के बारे में समझते हैं। पहला कह रहा है अच्छे कार्य करने पर बच्चों की सराहना प्रशंसा करनी चाहिए। अगर बच्चा अच्छा कार्य कर रहा है तो आपको क्या करना है, उसकी सराहना और प्रशंसा करनी है। ठीक, तो इससे बच्चा क्या करेगा, और चीज़ों को समझेगा। ठीक, दूसरा कह रहा है सुंदर लेख, श्रुति लेख, अनुलेख, निबंध लेखन आदि। ये सुंदर लेख, श्रुति लेख और अनुलेख, निबंध ये क्या होते हैं, इनके बारे में समझते हैं। जो सुंदर लेख होता है इसका मतलब होता है बच्चे ने कितना अच्छे तरीके से लिखा है और व्यवस्थित तरीके से लिखा है, तो ये हमारा क्या होता है, सुंदर लेख होता है। एक होता है हमारा श्रुति लेख। श्रुति लेख का मतलब होता है क्लास में क्या होता है, टीचर ने बोला और बच्चा क्या कर रहा है, उसको सुन सुन के लिख रहा है, तो ये क्या होता है, ये हमारा श्रुति लेख होता है। एक आता है अनुलेख। अनुलेख का मतलब क्या होता है, जब बच्चा क्या करता है, देख देख के चीज़ों को लिखता है। जैसे टीचर ने कह दिया कि जाओ बुक से क्या करो, अपने पहले चैप्टर का या पहले लेसन का या पहले पार्ट का जो भी हो, कविता कहानी, उसको क्या करो, लिखो जाके। तो बच्चा क्या करेगा, देख देख के लिखेगा कॉपी में। हम सब ने भी किया है बचपन में। तो ये निबंध लेखन आदि, तो इससे भी क्या होगा, इससे भी मतलब बच्चा क्या करेगा, चीज़ों को अच्छे से समझेगा और लेखन भी अच्छे तरीके से करेगा और उसकी जो राइटिंग है वो भी क्या होगी, अच्छी होगी। प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, फिर आप लोगों को क्या करनी है, छोटे छोटे फंक्शन भी कराने हैं, तो वहाँ पर भी बच्चा क्या करेगा, मतलब कुछ चीज़ें सुनाएगा, कोई कविता सुनाएगा, कोई कहानी सुनाएगा, कोई अपना स्पीच देगा, होता है कि नहीं होता है। तो इससे भी क्या होगा, इससे भी बच्चा क्या करेगा, चीज़ों को समझेगा और क्या करेगा, मजबूत बनेगा। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने अगले पॉइंट को समझते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि स्कूल पत्रिका का आयोजन किया जाना चाहिए। जब स्कूल पत्रिका का आयोजन किया जाएगा तब भी बच्चा क्या करेगा, अच्छे से चीज़ों को समझेगा और क्या करेगा, लिखेगा। ठीक, जब समझेगा तभी लिखेगा, और जब लिखेगा तो फिर क्या होगा, वो मतलब चीज़ों को अच्छे से रिलेट भी कर पाएगा। ठीक, अब चलिए आगे समझते हैं। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है गुणात्मक मूल्यांकन। तो चलिए जानते हैं ये जो गुणात्मक मूल्यांकन होता है ये क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। स्कूल में गुणात्मक विधि का प्रयोग आंतरिक मूल्यांकन के लिए किया जाता है, यह निम्न है। ठीक, इसके बारे में हम लोग को क्या करना है, समझना है। ये जो गुणात्मक मूल्यांकन होता है, क्या कहा जा रहा है कि स्कूल में गुणात्मक विधि का प्रयोग आंतरिक मूल्यांकन के लिए किया जाता है, यह निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, साक्षात्कार, प्रेक्षण या निरीक्षण, प्रश्नावली,
निर्धारण, मापने, ये सब क्या होते हैं अब इनके बारे में हम लोग आपको कल की क्लास में बताएंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे क्या उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और मतलब अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए हो तो उससे भी हो जाइए। उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।